हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा रिफ्रैक्शन का जो है वो फर्स्ट लेक्चर है। और रिफ्रैक्शन फिनोमेना जो है वो हमारे सिलेबस में दो सरफेस पर है। एक तो प्लेन सरफेस पर, जैसे ये सरफेस प्लेन है और ऊपर का मीडियम अलग है, नीचे मीडियम अलग है। जैसे मान लीजिए ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, ठीक। तो रे जाती है एयर से वाटर में। तो ये जो मीडिया हैं दो, एक एयर या वाटर या ग्लास या वाटर हो, तो जो दोनों मीडियम को चेंज कर रहा है सरफेस, वो सरफेस प्लेन। एक टॉपिक ये है। दूसरे में सरफेस कर्व्ड है, ऐसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो दो तरह से है हमारे यहाँ रिफ्रैक्शन, एक प्लेन सरफेस पर है और दूसरा कर्व्ड सरफेस पर है। तो आप हेडिंग डालें, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। इसमें आपको मालूम भी है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रेयर से डेंसर में, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, और डेंसर टू रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, बेसिक थ्योरी आपको मालूम है, उसी को आपको कलेक्शन करना है टोटल। लिखिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, डेफिनेशन पहले नोट करें। व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from one transparent medium, when a ray of light passes from one transparent medium to another, it bends towards or away from the normal. It bends towards or away from the normal. This phenomena of bending of path, this phenomena of bending of path of light while passing from one medium to another is known as refraction. तो अगर एक मीडियम, मान लीजिए ये एयर है और ये मीडियम ग्लास है, तो ये हम फर्स्ट मीडियम एयर भी ले सकते हैं और वैक्यूम भी, ठीक। वैक्यूम में ध्यान रखना कि जितने भी लाइट में जो कलर होते हैं उनकी स्पीड वैक्यूम में सेम होती है। मीडियम में जाने पर हर कलर की स्पीड अलग अलग हो जाती है, कलर की, ठीक। यानी कि वेवलेंथ अलग अलग होगी हर कलर की, ठीक। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये रे आ रही है, अब चूंकि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, तो आप इतना जानते हैं कि ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये एंगल हमने आई ले लिया, दूसरा आर ले लिया है। इसमें एयर या वैक्यूम, उसमें हमने वेलोसिटी को सी ले लिया है, और ग्लास में लाइट वेलोसिटी का सिंबल वी ले लिया है। ओके, तो इसमें हम एक वो डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप नीचे हेडिंग डालें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, हम जो इसको म्यू या एन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सी बाई वी होता है, म्यू से रिप्रेजेंट करें या स्मॉल एन से, दोनों से करते हैं। किसी बुक में म्यू से, किसी में स्मॉल एन से। इसका मतलब है सी अपॉन वी से स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in medium, C by V। आप लोग ह्यूजेंस प्रिंसिपल में इसको ड्राइव भी करते हैं। इससे रिलेटेड जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यही स्नेल लॉ में साइन आई बाई साइन आर के इक्वल होगा, जो कि हम आगे नोट करेंगे। लेकिन पहले ये जनरल फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ध्यान रखें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हम इलेक्ट्रिसिटी में और उसमें चैप्टर में पढ़ते हैं, जो लाइट वेलोसिटी है c, वो 1/√,
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन ध्यान रखना ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है और ये म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है। ठीक इसी तरह से जो स्पीड v होगी तो उसमें हम एब्सोल्यूट ले लेंगे इनकी वैल्यू को, यानी कि म्यू और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन परमिटिविटी और म्यू परमिएबिलिटी। ठीक, तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे म्यू इज इक्वल टू, तो c अपान v, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें c अपान v की, तो नेचुरल है कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी बन जाएगा। इसका मतलब एप्सिलॉन r और म्यू r। तो एक फार्मूला ये भी ध्यान रखना कि म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन r और म्यू r। ये आपको मालूम होगा कि जो रिलेटिव होता है वो मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाई वैक्यूम या एयर, उन दोनों में डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं कंपेयर करके। ये फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी में आपको ऑलरेडी मैग्नेटिज्म में ड्राइव कर चुके हैं इनका रिलेशन, और इनको डिवाइड कर दें c अपान v में तो ये फार्मूला भी बन जाएगा। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये अगर आप मीडियम फिक्स कर दें तो कलर पर डिपेंड करता है, और अगर कलर फिक्स कर दें तो मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। तो आप नीचे पॉइंट नोट करें। फर्स्ट, ये समझ गए ना आप बात अच्छी तरह से, डिवाइड करके सिंपल फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है ना, तो हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू या एन से लिखते हैं, उसके रिलेशन में पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो जरा नोट करें नीचे, फॉर ए गिवन लाइट, फॉर ए गिवन लाइट का मतलब है कि लेमडा फिक्स कर दिया, कलर फिक्स कर लिया है। फॉर ए गिवन लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। फॉर ए गिवन लाइट refractive index depends on the nature of the medium। देखिए जो मीडियम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका एयर है और ये ग्लास है, अगर एयर हो और वाटर हो तो फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। ठीक, कलर आपने फिक्स कर लें, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डालें। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जब आप इसको फिक्स कर लेंगे तो नेचुरल है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है लाइट की, वैक्यूम में वेलोसिटी तो सेम होगी, कितनी c, हमने अभी बताया था एयर और वैक्यूम में वेलोसिटी सेम रहती है। ठीक, मीडियम अगर आप चेंज करते हैं तो ग्लास में स्पीड अलग होगी लाइट की और वाटर में स्पीड अलग होगी। पक्का है ना? तो इस फार्मूले से चेक करें, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, c अपान v। c तो वैक्यूम में स्पीड है, ठीक, लेकिन v अगर मीडियम चेंज करते हैं तो अलग अलग होगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग अलग है अगर कलर को फिक्स कर लें। क्यों? इस पॉइंट में म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल v है, समझ गए ना? और स्पीड चेंज होगी। जैसे आप ध्यान दें, वेलोसिटी ग्लास में और वेलोसिटी वाटर में, तो ग्लास में ज़्यादा होगी वेलोसिटी लाइट की कि वाटर में? वाटर में ज़्यादा होगी, तो ये लेस देन होगा। समझ गए ना? इसका मतलब म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब म्यू ग्लास का ग्रेटर देन म्यू वाटर होगा। हाँ, यही पॉइंट जो चल रहा है वहीं पर इसको नोट कर दें आप। और वहाँ हमने थ्योरी में आपने नोट कर दिया कि फॉर ए गिवन लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, यानी नेचर पर डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नोट कर दिया, म्यू प्रोपोर्शनल 1/v है। ग्लास में स्पीड कम होगी लाइट की, वाटर में ज़्यादा होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा होगा। ठीक,
आपने अगर ध्यान दिया हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपकी बुक्स में फिक्स दी होती है, ठीक है ना, इसका मतलब उन्होंने कलर फिक्स कर रखा है, वो जनरल में येलो कलर के लिए लेते हैं। समझ गए ना। सेकंड पॉइंट नोट करें, स्पीड ऑफ फॉर ए गिवन मीडियम। अब मीडियम फिक्स करेंगे, जैसे ग्लास वाटर फिक्स कर लो। फॉर ए गिवन मीडियम स्पीड ऑफ लाइट, फॉर ए गिवन मीडियम स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज डिफरेंट। अगर मीडियम फिक्स कर दें तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए स्पीड जो है वो अलग अलग होगी, यानी कि v प्रोपोर्शनल लैम्डा होगा। ठीक, तो आपको मालूम है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होगा। इसके रिलेशन में आप एक फार्मूला को यहाँ पर नोट कर ले कि जो इसका जो रिलेशन है म्यू का, वो a प्लस बी अपान लेमडा स्क्वायर करके होता है, जो एग्जैक्ट इक्वेशन है। और भी इसमें टर्म है, इसलिए डॉट डॉट हमने कर दिया है। ये कॉशी इक्वेशन कहलाती है, CAUCHY, कॉशी इक्वेशन। नहीं, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये रिलेशन फॉलो करता है। किसका, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है कि वायलेट की? रेड कलर की। लेमडा आर ग्रेटर देन लेमडा वायलेट। ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब रेड कलर का म्यू कम होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब म्यू आर लेस देन म्यू बी होगा, इस फार्मूले से। दूसरी बात, आप म्यू का ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, म्यू है C/V। हाँ, एक बात ध्यान रखना, एक कलर की फ्रिक्वेंसी, जैसे इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लें। मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम, ठीक। कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट ये गई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जो भी, और टूवर्ड्स नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल। आप यहाँ पॉइंट समझने की कोशिश करें, ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड है। तो जब एक लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। फ्रिक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की प्रॉपर्टी है। सोर्स, लाइट जो इमिट कर रहा है वो वाले सोर्स की प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ सन से रेज आ रही हैं, तो वहां जो स्ट्रक्चर है सन पर जिससे वो इमिट हो रही है, वो वहां पर डिपेंड करेगा। समझ गए ना। मीडियम बदलने पर फ्रिक्वेंसी चेंज एक कलर की नहीं होगी, बाकी हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग है। एक अच्छी तरह समझ लेना, वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम, हर कलर की। ठीक, फार्मूला क्या होता है? V = न्यू लेमडा, ये जनरल फार्मूला है। ठीक, स्पीड्स वैक्यूम के लिए V की जगह क्या होगा? C। लाइट वेलोसिटी को C से लिखते हैं वैक्यूम में। ठीक, ध्यान दें, हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग, हर कलर का फ्रिक्वेंसी अलग, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ये कांस्टेंट रहेगा। हर कलर की वेवलेंथ अलग है, आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है ना। तो सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगा? वेवलेंथ चेंज होगी और स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक, वाटर में स्पीड अलग, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड का ध्यान रखना, वाटर में अलग, ग्लास में अलग, लेकिन वैक्यूम में हर कलर की स्पीड सेम। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो फार्मूला आपने लिखा है, इसके अकॉर्डिंग टू आप ये बात समझ गए होंगे। अब एक बात और याद रखना, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि मीडियम अगर चेंज हो जाए तो कलर चेंज हो जाए। कलर कभी नहीं चेंज होता है। अगर रेड कलर है तो वो रेड कलर ही रहता है। कोई फिनोमिना हो, इंटरफेरेंस वगैरह, वो एक अलग मैटर है वो तो। लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर आप डालते हैं, ध्यान दें इस बात पर, और मीडियम चेंज होता है तो कलर चेंज नहीं होता है। तो कलर यहाँ पर किसकी प्रॉपर्टी है?
फ्रिक्वेंसी की है कि वेवलेंथ की? अगर वेवलेंथ तो चेंज हो जाता है मीडियम चेंज होने पर। इसका मतलब बेसिकली कलर जो है वो फ्रिक्वेंसी की प्रॉपर्टी है, समझ गए ना? ये बेसिक चीज है, क्योंकि वेवलेंथ तो चेंज होती है। अगर आप रेड कलर ला रहे हैं वाटर से, आप गए ग्लास में, तो फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज हो गई। अब फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं, कलर चेंज भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कलर का रिलेशन फ्रिक्वेंसी से है, न कि आपके वेवलेंथ से। समझ गए ना बात? ये तो ठीक से ये बात को ध्यान रखना जो हम ये नोट करा रहे हैं आपको। तो हमने ये फार्मूला नोट कराया था, कौन सा? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक, ये वैक्यूम में है और ये किसी मीडियम में है। वी इज इक्वल टू अभी लिखा था न्यू लेमडा, फ्रिक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लेमडा नॉट ले लिया हमने, किसमें? वैक्यूम में। तो मीडियम में भी फ्रिक्वेंसी यही रहेगी न्यू, और वेवलेंथ कितनी हो गई? लेमडा। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू बन गया लेमडा नॉट अपॉन लेमडा। इसका मतलब मीडियम में अगर वेवलेंथ निकालनी है तो लेमडा नॉट में म्यू को डिवाइड कर दो। ये बात समझ में आ गई? ह्यूजेंस प्रिंसिपल में भी आप, वेव ऑप्टिक्स में भी इसको पढ़ते हैं। और म्यू से आप इसको, म्यू को डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे डिफिनीशन? वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। तो हमने जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आप लिखें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, when light passes from one medium to another, the refractive index of medium 2, refractive index of medium 2 relative to 1 या with respect to 1 is written as 1 mu 2। यानी ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड, रे जा रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम को, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के इक्वल होगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। 1 म्यू 2 क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। और जरा ये फार्मूला बताना, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 अभी आपने नोट किया था, म्यू होता है सी अपॉन बी 2, ये सी अपॉन बी 1, तो ये स्पीड बन गई v1 अपॉन v2। इसका मतलब मीडियम 1 से अगर 2 में लाइट जा रही है, और यही आप लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 हो गया। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसमें? 2 का, विद रिस्पेक्ट टू 1, तब लिखते हैं 1 म्यू 2। आप ये फार्मूला अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये एब्सोल्यूट हो गई दोनों की, यानी वैक्यूम के रिलेटिव, और अभी फार्मूला म्यू का लिखा था सी अपॉन वी। तो सेकंड मीडियम में हमने स्पीड कितनी, इसमें स्पीड ले लो v1, इसमें स्पीड v2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इस मीडियम का म्यू 2। फार्मूला मिला लें, सी अपॉन v2 अपॉन सी अपॉन v1, सी कैंसिल, ये बन गया v1 अपॉन v2, और यही बन गया आपका लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। ठीक, फ्रिक्वेंसी चेंज होती नहीं है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए। अब एक बात आप ये समझ लें, हम जनरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं वो डेंसर का बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेयर, जनरली जो बोला जाता है, ठीक है ना? वैसे आप रिवर्स कर दें वो अलग मैटर है, लेकिन सभी बुक्स में सब जगह ये मीडियम रेयरर और ये मीडियम डेंसर। तो रे जब रेयरर से डेंसर में जाती है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है ना? हम हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं वो आर म्यू डी, इसका मतलब डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर, और इसका मतलब क्या होगा? म्यू डी अपॉन म्यू आर। तो इसको नोट भी कर दें आप ठीक से, लिखिए यूजुअली म्यू इज यूज्ड, यूजुअली
mu is used for refractive index. Mu is used for refractive index of denser medium relative to rarer. और ये वैल्यू ऑलवेज जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। यूजली क्या लिखा था, म्यू इज यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर। समझ में आ गई बात? ये ग्रेटर देन 1 होगी, लेकिन ये बात याद रखना, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में कोई पूछता है कि म्यू की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो पॉसिबल है, मतलब यूजली ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि हम डेंसर का ही लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेयर। अगर कहीं फार्मूले में म्यू यूज हुआ है तो इसका मीनिंग है कि वो हमेशा डेंसर का होगा विद रिस्पेक्ट टू रेयर। ठीक, अब आप नीचे लिखें कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मीडियम के बदलने पर स्पीड बदल जाती है लाइट की, वो मेन कॉज है रिफ्रैक्शन का। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट in different media. Speed of light is different in different media. देखिए, आप इससे बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक, हमने ये मीडियम फर्स्ट ले लिया और ये मीडियम सेकंड, और ये रे आ रही है आपकी आई इंसिडेंस एंगल पर। ठीक, स्नेल लॉ अभी आपको हम नोट कराएंगे। तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर, और यही इज इक्वल टू v1 अपान v2 होता है। यहाँ पर स्पीड v1, यहाँ पर स्पीड v2। जरा बताएं, इसमें देखकर स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, v1 या v2? v1 ज़्यादा होगा, v2 कम होगा। ठीक, अब यहाँ से देखकर बताएं जरा, v1 ग्रेटर देन v2 है, इसका मतलब I ग्रेटर देन R होगा। ध्यान दें बात पे। ठीक, और I ग्रेटर देन R है, इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है ना? अब आप सारे पैरामीटर यहां पर निकाल सकते हैं कि लेमडा क्या होगा दोनों मीडियम में रेशियो, वेलोसिटी का भी, और सारे निकल सकते हैं फार्मूलों से हैं। ओके, अब आप हेडिंग डालें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखिए, इंसिडेंट रे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल always lie in the same plane. Incident ray, refracted ray and normal always lie in the same plane. ये बहुत कॉमन चीज़ है, आपको मालूम होगा, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं या जो आपका ये बोर्ड है ये एक ही प्लेन पर है, तो सभी एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तो नेचुरल फिनोमिना है। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में कलर लिख दें, एंड फेज डोंट चेंज। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में कलर एंड फेज डोंट चेंज while wavelength and velocity will change, while wavelength and velocity will change. क्या क्या चेंज नहीं होता रिफ्रैक्शन में?
फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती, अभी लिखा था। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक। फेज नहीं चेंज होता है। फेज का मतलब अगर मीडिया जहां पर चेंज हो रहा है, अगर उस जगह क्रेस्ट है तो आगे भी मीडियम में वहां क्रेस्ट ही होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन में ध्यान रखना कि अगर डेंसर से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पाई का फेज चेंज हो जाता है, वो फिनोमेना है वहां का जो है, ठीक है ना। यहाँ पर ये चेंज नहीं होता है, वहां यहाँ रिफ्लेक्शन का डिस्कशन नहीं हो रहा है, और रिफ्लेक्शन के लेक्चर में जाना, ठीक। यहाँ रिफ्रैक्शन को देखें, रिफ्रैक्शन में कोई फेज चेंज नहीं होता है। ओके, आगे क्या लिखा आपने? इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में कलर एंड फेज डोंट चेंज वाइल वेवलेंथ एंड वेलोसिटी विल चेंज। थर्ड पॉइंट लिखें, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the product of refractive index and sine of angle, the product of refractive index and sine of angle of incidence, the product of refractive index and sine of angle of incidence at a point in a medium is constant. The product of refractive index and sine of angle of incidence at a point in a medium is constant. देखिए जरा इस चीज को समझें। जैसे ये मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पर μ1 है, यहाँ μ2 है, ये रे आपकी आ रही है, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई है, और हमने ये डेंसर ले लिया फिलहाल, और ये आर है। हमने जो आपको स्नेल लॉ लिखाया है वो ये लिखाया है कि म्यू साइन, बहुत अच्छा फॉर्म है ये, म्यू साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल लें, ठीक, साइन आई करें, मल्टीप्लाई करें, वो कांस्टेंट होगा। समझ गए ना? अब यहाँ पर आप स्नेल लॉ की डिफिनीशन जो लिखी है उस पर ध्यान दें। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रोडक्ट किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और इंसिडेंस एंगल का साइन, इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, ठीक। यानी कि म्यू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को आप जब नोट करते हैं, यहाँ पर बताएं जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1, एंगल कितना है? आई, तो क्या लिखेंगे? μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, और 1 μ2 लिखा जाता है। ये क्या बोलेंगे 1 μ2 को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, और ये हो गया साइन आई बाई साइन आर। आप स्नेल लॉ को इस फॉर्म में पढ़ते हैं, ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ध्यान रखें। म्यू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और नीचे लिख देना दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड, आर लिखा है रेयर मीडियम है, डी से डेंसर मीडियम है। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। नोट किया? अब जरा एक पॉइंट ध्यान दें, इसी पर हम पॉइंट्स लिखेंगे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री, ये देखिए ये दो मीडियम की बाउंड्री है, ये नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है, कितना आई है इसका? 0, तो आर भी 0, तो ये सीधी अनडेविएटेड चली जाएगी, और क्योंकि आई 0 है इसका आर 0 होगा। आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0, कोई भी मीडियम हो, ये रेयर लिख दिया, ये डेंसर, अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है तो सीधी चली जाएगी। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए बाउंड्री, इट विल पास अनडेविएटेड। एक केस और है, अगर हम दो मीडियम ऐसे ले लें जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो, जैसे ये μ1 है, ये μ2 है, और μ1 इज इक्वल टू μ2 हो, तो फिर लाइट चाहे जैसे आए, नेचुरल है कि वो सीधी चली जाएगी। इफ μ1 इज इक्वल टू μ2, मीडियम आपको मिलेंगे
ऐसे होते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल में भी दे देते हैं, ध्यान रखना कि अगर है सेम मीडियम है तो फिर I इज इक्वल टू R हो जाएगा। बाकी आप इस बात को अच्छी तरह से जस्टिफाई कर चुके होंगे कि जैसे हम रेयर से डेंस, जैसे आप रेयर से डेंसर में जाते हैं, देखिए ये मान लीजिए रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम अभी भी हमने आप अभी बनाया था, ये एंगल I है, डेंसर में टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो 1 μ2 आपने लिखा, μ2 अपान μ1, और ये लिखते हैं साइन I अपान साइन R। ठीक, स्पीड भी लिख लो, यहाँ v1 है स्पीड, यहाँ स्पीड v2 है। ठीक है, किसके इक्वल होता है ये स्पीड में? जरा यहाँ से पहले ये देखें कौन सा ग्रेटर देन होगा, μ2 की μ1? μ2 ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है तो फिर I ग्रेटर देन R होगा। यहाँ से कंपेयर कर लो, न्यूमरेटर में बड़ा है तो वो भी बड़ा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। अब इसका वाइस वर्सा आप समझ जाएंगे खुद ही। स्पीड v1 ग्रेटर देन v2 होगी, ये आपको मालूम है, v1 अपान v2 होता है, स्पीड यहाँ पर v1 ग्रेटर देन v2 है। लेमडा क्या होगा? लेमडा 1 v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो लेमडा 1 भी ग्रेटर देन लेमडा 2 होगा, लेमडा 1 ग्रेटर देन लेमडा 2, क्योंकि v इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। ठीक है, न्यू चेंज होता नहीं है, तो ध्यान रखना, कंपेयर करके आप फार्मूले से उनको कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, जैसे हमने ये रेयर से डेंसर में बताया है, वैसे ही आप डेंसर से रेयर पे भी निकाल लेंगे ना, जिसका रिवर्स हो गया, वैसे भी रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर ये मीडियम जो होते हैं, मान लो ये डिफरेंट मीडियम है और ये पैरेलल है, यहाँ μ1 है, यहाँ μ2, ये μ3 और ये μ4, जरा ध्यान दें बात, ये डिफरेंट मीडियम है, इनकी जो बाउंड्री है वो पैरेलल है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई रे यहाँ पर स्ट्राइक करती है, थोड़ा हम इसको नीचे से बनाएंगे क्योंकि ऊपर उसमें दिखाना है, देखें जरा यहाँ पर डायग्राम की तरफ, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ये एंगल I1 ले रहा है, जब इसमें गया तो या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा या जो भी हो, यहाँ एंगल R1 ले लिया। ठीक, ध्यान दें, यहाँ एंगल हमने, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये रे सीधी जा रही है तो ये भी एंगल R1 होगा। ठीक, फिर इस मीडियम में गई, यहाँ पर ये μ3 यहाँ लिख दे रहे, यहाँ पर एंगल जो है वो R2 ले लो, यहाँ नॉर्मल डाला और ये बाहर निकल गई, ये एंगल हमने I2 ले लिया। ठीक, आप बीच में ना बनाएं, फर्स्ट और लास्ट बना लें तब भी चल जाएगा, आप बाउंड्री बना दें और यहाँ दिखा दें एंगल और यहाँ वहाँ पर। देखिए स्नेल लॉ को समझने की कोशिश करें, स्नेल लॉ क्या है, म्यू साइन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो फर्स्ट मीडियम, ये मीडियम फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फॉर फर्स्ट एंड फोर्थ, स्नेल लॉ को डायरेक्ट लगा दें, जरा समझने की कोशिश करें। यहाँ स्नेल लॉ लगाओ, क्या होगा, μ1 साइन I1, यहाँ लगाओ, डायरेक्ट लगा सकते हैं, ध्यान रखना, जंप करके। देखिए आप इस मीडियम में भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं अगर लाइन पैरेलल है, क्योंकि म्यू साइन I कांस्टेंट होता है। जरा यहाँ पर नोट कराएं, क्या होगा, μ4 साइन I2। ठीक, ये μ4 है, ये I2 है। अब अगर μ1 और μ4 इक्वल हुआ तो क्या होगा, तो I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, I1 I2 इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसका मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बाहर निकल रही है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, केवल लेटरल शिफ्टिंग होगी। लेटरल शिफ्टिंग का मतलब कि जैसे ये रे जा रही है और ये पैरेलल होंगी दोनों आपस में। आगे बात समझ में, नोट करें और नीचे लिख भी दें कि पैरेलल होंगी वो।
लिखिए, एक्सपेरिमेंट्स सो दैट इफ बाउंड्रीज ऑफ experiments so that if boundaries of different media are parallel and first and last medium parallel, different media are parallel and medium of first and last are same, then emergent ray will be parallel to incident ray. Emergent ray will be parallel to incident ray, but laterally displaced. Laterally displaced. नेक्स्ट हेडिंग डालें, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. रिवर्सिबिलिटी ऑफ, हेडिंग डालें नेक्स्ट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. रिवर्स, देखो मान लीजिए ये मीडियम रेयर, ये डेंसर और ये नॉर्मल है. ये रे आपकी आ रही है, ये आई है, ये बेंड हो गई और यहां पर एक मिरर रख दो. क्या होगा, मिरर पर ये नॉर्मल रखोगे, नॉर्मली स्ट्राइक करे, ये तुरंत ये वापस हो जाएगी. ये आई इधर को, ठीक, इसको हम दूसरे उससे ले रहे हैं, ये यहां से रिटर्न हो जाएगी. समझ गए ना. रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल को लाइट फॉलो करती है, ठीक. यानी जो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे होती हैं, अगर उसको रिवर्स कर दो तो वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में रे जो है वो चली जाती है. नोट करें नीचे, देखिए, व्हेन ए लाइट रे आफ्टर सफरिंग, व्हेन ए लाइट रे आफ्टर सफरिंग any number of reflection and refraction, any number of reflection and refraction has its final path reversed. It travels back along its entire initial path. It travels back along its entire initial path. It means retrace its path. It means retrace its path. जरा यहां पर ध्यान दें, जब फर्स्ट मीडियम से यानी कि अपने पाथ को रिट्रेस करेगी. देखिए जरा यहाँ बताइए, फर्स्ट मीडियम से जब सेकंड में जाएगी तो आप क्या लिखेंगे, 1 μ2, ये होता है μ2 अपॉन μ1 साइन आई बाई साइन आर. इक्वेशन नंबर 1 चेक करो, यहाँ पर ऊपर लिख दो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट, यानी रे जा रही है फर्स्ट से सेकंड में. अब इसका रिवर्स कर दो तो क्या लिखेंगे रिवर्स में, बोलो, 2 μ1. अब 2 से 1 में जा रही है, ठीक है ना. रे लिख दो यहां पर, चाहे रे पासिस फ्रॉम 2 टू मीडियम 1, मीडियम 2 से मीडियम 1, रे पासिस फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1. बहुत सिंपल है, पहले जा रही है 1 से 2 में, अब 2 से 1 में वापस हो गई, तो क्या लिखेंगे, 2 μ1. अब ये हो जाएगा μ1 अपॉन μ2, ये साइन आर अपॉन साइन आर, और दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो तो 1 μ2 इंटू 2 μ1 इज इक्वल टू 1.
यानी कि 1 म्यू टू इज इक्वल टू 2 म्यू 1, ये बन गया रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से। और बहुत सिंपल है, रिवर्स होता है डायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू म्यू जी, इसको क्या बोलेंगे डब्ल्यू म्यू जी को, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये होगा 1/g म्यू डब्ल्यू। बहुत सिंपल है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। रे को रिवर्स करके और उसको दिखा दिया। इसी तरह से इसमें एक और फार्मूला है बहुत कॉमन, वो भी नोट करें। ये तो सिंपल दो इक्वेशन बनाएं और उनको मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट ध्यान रखें। ये लिख दिया डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू 1/g म्यू डब्ल्यू, लिख दो। जैसे 1 म्यू टू अपान 1/2 म्यू 1 है, वैसे ये रिवर्स हो गया। पहले फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में रे जा रही थी, फिर बाद में सेकंड से फर्स्ट में। हाँ, हेडिंग डालें, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया। अब की हम हॉरिजेंटल बना ले रहे हैं, देखो जरा, ये मीडियम फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। मेरे साथ डायग्राम बनाए, देखिए ये एंगल आई ले लो, ये एंगल R1 अभी बना चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही है। उसमें वर्टिकल लाइन बनाई थी, इनमें हॉरिजेंटल लाइन। देखिए जरा, ये R1, फिर यहाँ पर जो भी हो अवे फ्रॉम नॉर्मल या बेंड हो R2, यहाँ पर एंगल R2, और इसमें ये मीडियम फर्स्ट ले लो, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी ये दोनों। ये एंगल आई तो ये भी आई, अभी कर चुके हैं कि जब ये लाइन पैरेलल हो, मीडियम सेम हो, तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं इसका। अब जरा फार्मूला नोट कराएं, फर्स्ट से सेकंड में बोलो क्या लिखेंगे, बोलो 1 म्यू टू, यहां से देख कर बताएं, 1 म्यू टू, 1 से 2 में, तो क्या बनेगा फार्मूला बोलो, साइन आई अपान साइन R1। वहां एंगल आई है, वहां पर एंगल R1 है, ठीक। फिर 2 से 3 में, तो 2 म्यू 3 साइन R1 अपान साइन R2। यहां से चेक कर लो, आई है, R1 है, ये R1 है, ये R2 है, तो यहां होगा साइन R1 अपान साइन R2, ठीक। ये इक्वेशन 2। और फिर 3 से 1 में, 3 म्यू 1, यहाँ साइन R2 अपान साइन आई, ये इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन बना ली, काहे के लिए, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फिर फर्स्ट में आ गए वापस। अब तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई 2 और इंटू 3। ध्यान दें, राइट हैंड साइड कैंसिल हो गई, 1 म्यू 2, 2 म्यू 3, 3 म्यू 1, सब मिलके 1 आ गया। अब यहां से एक फार्मूला बनता है जो कि आपको आगे न्यूमेरिकल में यूज होगा, 1 म्यू 2, 3 म्यू 1, चेक करके लिखना। ये 3 म्यू 1 को हम ऊपर लिए जा रहे हैं, 1 म्यू 3 डिवाइडेड बाई 1 म्यू 2। देखें, तीनों इक्वेशन नोट की, तीनों को मल्टीप्लाई करो, राइट साइड 1 हो गई। यहां चेक करो, 1 म्यू 2 है, 2 म्यू 3 है, 3 म्यू 1 है, ठीक। मल्टीप्लाई करो, अब इस दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, 3 म्यू 1 को रिवर्स कर दो, तो 1 म्यू 3 हो गया, ठीक। जरा फार्मूला चेक करो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू 2 है, चेक करें फार्मूले के, थर्ड का विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब कि थर्ड का विद रिस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाई सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू 1। जरा फार्मूला बनाएं, मान लो W म्यू G है, तो क्या लिखेंगे बोलो, यहां पर 2 की जगह वाटर है, 3 की जगह ग्लास है, तो क्या लिखें, A म्यू G अपान A म्यू W। आगे लेंस वगैरह में बहुत ही कॉमन
क्वेश्चन है इक्वेशन। ठीक, इसको ध्यान रखें कि ये पहले वाली नीचे डिवाइड हो जाती है। डब्ल्यू म्यू जी है ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू। समझ गए ना बात? तो ओके स्टूडेंट, हमने रिफ्रैक्शन की बेसिक थ्योरी कराई है और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन के